अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाती हैं हमारी एवरीडे लाइफ में भी, और ये बेसिक इक्वेशन से रिलेटेड है जिसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन देखें। टॉपिक का नेम है डाइफेंटाइन इक्वेशन। डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन ही होती है। पोलिनोमियल या फिर अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई से दो एक्सप्रेशंस हों, दो या तीन या जितने भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, उनको अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की साइन से हम कंबाइन करें तो उसको अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं। और ये किन वेरिएबल्स में है? एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में है। नेक्स्ट देखें, डाइफेंटाइन इक्वेशन और सिंपल पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि जो डाइफेंटाइन इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? इंटेग्रल सॉल्यूशंस होंगे, मींस इंटीजर्स होंगे। अगर अभी जो हमने एग्जांपल की वो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन की थी इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो एक्स और वाई जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बनेंगे, दैट इज एक्स और वाई, वो हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ना तो वो फ्रैक्शंस होंगे, ना ही वो रैशनल होंगे, ना ही वो इरेशनल होंगे, सिंपल रैशनल इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है इस पे। अगर तो इसको फॉलो करेगी तो जो इक्वेशन है वो हमारे पास डाइफेंटाइन इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो हमने देखा इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे के सारे अननोन्स जो हैं वो क्या रखें? इंटेग्रल वैल्यू रखें। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल्स हैं डाइफेंटाइन इक्वेशंस की। 11x + 2y = 5। ये हमने चेक करना है कि क्या ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है कि नहीं है। इसी तरह से बाकी जो हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक डाइफेंटाइन इक्वेशंस हैं। और x² + y² = z²। ये आपको पता है, ये लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये भी डाइफेंटाइन इक्वेशन की ही फॉर्म हो सकती है। ऐसी इक्वेशन जिसके इंटेग्रल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें। तो अगर आप पहली इक्वेशन को देखें तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, और सेकंड इक्वेशन जो है वो यूनिट स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें आती है। ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, जिसका रेडियस 1 है। और ये जो थर्ड पे है हमारे पास x² + y² = z²। ये पाइथागोरियन जो थ्योरम है उसके लिए हेल्पफुल होता है, और इसको ये जो है ये भी डाइफेंटाइन इक्वेशन की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट देखें, फर्मास लास्ट थ्योरम। फर्मास लास्ट थ्योरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम वैसे ही इसकी स्टेटमेंट देख लें कि अगर x3 + y3 = z3 हो, इसी तरह से अगर x⁴ + y⁴ + z⁴, या फिर अगर हम n की फॉर्म में लिखें n > 3 हो, तो इस तरह की भी हमारे पास इक्वेशंस पॉसिबल हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करे। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने पे क्या कंडीशन है, उसके लिए हमें ये वाला थ्योरम स्टडी करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें सबसे पहले कि अगर आपके पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म गिवन है ax + by = c। ये क्या है? ये एक लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है। ये क्या करेगी? हैज़ अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन रखेगी, मींस एक्स और वाई के लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। अगर ए और बी इन दोनों एलिमेंट्स का हम जीसीडी कैलकुलेट करें, जीसीडी किनका कैलकुलेट करें? ए और बी का, और उसको डी का नाम दे दें। और हम ये चेक करें कि क्या जो डी है वो हमारे पास राइट हैंड साइड सी को डिवाइड करता है कि नहीं करता। अगर तो डी सी को डिवाइड करेगा, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, उसको डिवाइड करेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसका सोल्यूशन यूनिक होता है? तो आंसर इज के हमारे पास इसके हम इनफाइनाइट, अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि इफ x0 y0 इज एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हमने कहा कि अगर d जो है वो c को डिवाइड करेगा तो वो सॉल्वेबल होगी, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने एक सोल्यूशन सपोज कर लिया कि x0 y0 जो है अगर कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, देन ऑल अदर सोल्यूशंस, तो जितने भी बाकी सोल्यूशंस हैं वो किस तरह से आएंगे? आर गिवन बाय। उनको हम इन दो इक्वेशंस के थ्रू लिख सकते हैं, वेयर x = x0, जहाँ पे x और y जो है वो हमारे पास अदर सॉल्यूशंस है। x0 y0 जो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कहे हैं वो वाले सॉल्यूशंस हैं। x = x0 + b/dt।
इसके जो जनरल सॉल्यूशंस आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशंस को x और y से हमने रिप्रेजेंट किया है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस b ओवर डी टी। अब ये b क्या था, हमें पता है ये y का कोफिशिएंट था और d जो है वो जीसीडी है a और b की, और क्योंकि हमें पता है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और d जो है वो a और b की जीसीडी है और b y का कोफिशिएंट है और a x का कोफिशिएंट है, c जो है वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। तो इसके जनरल सॉल्यूशंस को हम किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, पहले हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लिया, लेटर ऑन क्या करेंगे प्लस b टाइम्स b ओवर डी टी आ जाएगा। और यहाँ पे टी पे क्या कंडीशन है कि t जो है वो g से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सेम इसी तरह हम y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटू माइनस ए ओवर डी, या फिर आप डायरेक्ट माइनस ए ओवर डी भी लिख सकते हैं। ए क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट है इंटू टी, ये दोनों जो है ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस दे रहे हैं किसके, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के, इन केस इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। या फिर अगर ए और बी का जो भी जीसीडी आता है अगर वो राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर एक सोल्यूशन उसका हमारे पास आ जाता है तो हम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस उसके कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस जनरल फार्मूला। ओके, आई होप सो आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देखें, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स फर्स्ट साइड हम सपोज कर लेते हैं और सेकंड जो है वो हम प्रूफ करेंगे। सपोज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक डाइफेंटाइन इक्वेशन है, हैज अ सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने नेम दे दिया एक्स नॉट वाई नॉट का। अगर ये इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी लिखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा एक्स नॉट और वाई नॉट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास डी क्या था, ए और बी का जीसीडी था, तो हमने कह दिया कि ए बी का जो जीसीडी है वो डी है, ठीक है। और ये जो एक्स नॉट और वाई नॉट हमारे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आया है, ये इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सी है इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, और ए बी जो है उसका जीसीडी डी है। अब अगर आप ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये डी का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि डी जो है वो क्या है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। अगर कोई और हमारे पास नंबर रिप्लेस करने से हमारे पास आएगा तो वो डेफिनेटली इस डी का मल्टीपल ही होगा। क्यों मल्टीपल होगा, क्योंकि ये डी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है किसका, ऑफ द सेट, ये हमारे पास जो सेट गिवन है, और डी जो है ये सी को भी डिवाइड करता है। तो हमने कह दिया कि ए एक्स प्लस बी वाई का जो जीसीडी, ए और बी का जो जीसीडी डी है, अगर हम कोई और सोल्यूशन रिप्लेस करते हैं एक्स नॉट वाई नॉट तो इसका जो जीसीडी आएगा वो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो इसका मल्टीपल ही आएगा, डी का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एक सेट एग्जिस्ट करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, और जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, डी के मल्टीपल्स होंगे। ए एक्स प्लस बी वाई, ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बी के मल्टीपल्स, डी के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर जीसीडी डी गिवन हो तो हमारे पास दो इंटीजर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस जीसीडी को जो है वो उन दोनों इंटीजर्स के रिलेशन में लिख सकें। हमने कह दिया लेट ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू डी आर। ये डी आर हमने किस तरह से लिखा, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट में वो डी के मल्टीपल्स होंगे, उसके मल्टीपल को हमने डी आर कह दिया। आर क्या है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है। लेकिन अगर आप देखें तो पहले डाइफेंटाइन इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो डी आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पहले इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, और सेकेंड इक्वेशन में क्या आया है, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू डी आर, ठीक है। अगर आप पहली इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड आपस में कंपेयर होकर डी आर इज इक्वल टू सी आ जाता है। आर क्या है, कोई भी इंटीजर है, और इस पे फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करें जो कि स्टेट करेगी कि यहाँ पे डी जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है। यही हमने प्रूफ करना था कि अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो जीसीडी है दोनों नंबर्स की वो हमारे पास किसको डिवाइड करे, सी को डिवाइड करे। इसका कन्वर्स पार्ट देखें, कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि डी जो है वो हमारे पास सी को डिवाइड करता है। अगर ये इसको डिवाइड करता है
जो कि C यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C, एक डाइफेंटाइन इक्वेशन है। D जो है वो A और B का GCD है। C हमारे पास कांस्टेंट है। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो डिवाइजर की हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू सम R D, यहाँ पे D R। R क्या है, R कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है। नेक्स्ट देखें D जो है वो बेसिकली हमारे पास A और B का GCD है। अगर ये इन दोनों नंबर्स का GCD है तो GCD को के लिए जो है वो दो हमें ऐसे इंटीजर्स मिल जाएंगे कि हमारे पास GCD को जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। ये हमने रिजल्ट ऑलरेडी भी किया हुआ है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट इंटीजर्स S एंड T सच दैट, जिन दो नंबर्स का वो GCD होगा उन दोनों नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इन इंटीजर्स के साथ बना के हम D को लिख सकते हैं। हमने लिख दिया AS प्लस BT इज इक्वल टू D। लेकिन अभी हमने कहा था, ये हमने किस तरह से लिखा कि ये जो थी ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी किसकी, GCD की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अभी हमने कहा कि ये वाली जो है ये प्रॉपर्टी GCD की है और जिन दो नंबर्स का GCD होगा उनके करस्पॉन्ड हमें दो इंटीजर्स लाजमी मिल जाएंगे कि जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो D हो जाएगा। लेकिन अभी हमने ये कहा था कि D जो है वो CR के इक्वल है, सॉरी C जो है वो हमारे पास DR के इक्वल है। ठीक है, ये भी हमने ऊपर यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जहाँ पे हमने डिवीजन की डेफिनेशन यूज़ की है। हमने ये सपोज किया D C को डिवाइड करता है, सो C इज इक्वल टू DR। यहाँ पे D की प्लेस पे हमने क्या रिप्लेस करना है, AS प्लस BT, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। D की प्लेस पे हमारे पास ये आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ से हमने A और B को सेपरेट रखना है, बाकी चीज़ों को ब्रैकेट्स में रख देना, मीन्स बाकी जो नंबर्स आएंगे। ठीक है, सारे के सारे है तो इंटीजर्स ही, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगी। C इज इक्वल टू A इंटू SR प्लस B इंटू TR, ये हमारे पास आ गया। अब देखें S और R आपस में क्या है, इंटीजर्स हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे पास ये T और R भी इंटीजर्स होंगे। हमने इनको नेम दे दिया X नॉट और Y नॉट का, तो ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो ये क्या बन गए, ये सॉल्यूशंस बन गए किसके, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के, दैट इज इन टू वेरिएबल्स x एंड y। और इसकी जो जनरल फॉर्म थी हमारे पास ax नॉट प्लस by नॉट इज इक्वल टू c। तो x नॉट यहाँ पे किसके इक्वल है, x नॉट इज इक्वल टू SR है और y नॉट इज इक्वल टू RT है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद SR इज इक्वल टू x नॉट आ गया और YTRT जो है वो हमारे पास y नॉट आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू c इज सॉल्वेबल। ये उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो इससे क्या हमें मिलता है कि जो इक्वेशन डाइफेंटाइन इक्वेशन है वो सॉल्वेबल है, मींस उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखना है कि उसके जनरल सोल्यूशंस हमारे पास किस तरह से आएंगे। ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन x नॉट और y नॉट कैसे आया, हमें पता है S और R जो है वो आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं, R और T भी आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो वो भी इंटीजर ही रहेगा। अब अगर x डैश और y डैश जो है वो कोई से दो सॉल्यूशंस हैं किसके, ax प्लस by इज इक्वल टू c के, इसका हमने कोई और आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन सपोज किया है कि x डैश y डैश जो है वो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन है अदर देन x नॉट y नॉट। ठीक है, ये जो हमने x नॉट और y नॉट लिखा था वो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कंपेयर करने के बाद लिखा था, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन अब हमने सपोज किया है। आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन क्या है, x डैश और y डैश। पहले जो था वो हमारे पास x नॉट और y नॉट था, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, इसको हमने x को x नॉट अगर हम रिप्लेस करें और y को y नॉट रिप्लेस करें तो वो डेफिनेटली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक और सॉल्यूशन सपोज करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। हमने सपोज कर लिया कि ये जो इक्वेशन है डाइफेंटाइन इक्वेशन, इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज x डैश एंड y डैश। अब अगर ये इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम ax डैश प्लस by डैश रिप्लेस करें तो वो डेफिनेटली c के इक्वल ही आएगा। ठीक है,
ये सी के इक्वल आएगा। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया है कि एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो डाइफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये जो है ये वाला सोल्यूशन भी इस डाइफेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अगर आप 1 और 2 इक्वेशंस को देखें तो दोनों सी के इक्वल हैं, तो दोनों साइड्स को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। हमने दोनों साइड्स को इक्वेट कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। क्योंकि ये दोनों सी के इक्वल थे इसलिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब जिन दो टर्म्स में से जो है वो ए कॉमन आ रहा है, उनमें से हमने ए कॉमन ले लिया। ए एक्स डैश हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, ए एक्स नॉट राइट साइड पे था, उसको भी इस तरफ लिया है और दोनों में से हमने ए कॉमन ले लिया। जो रिमेनिंग फैक्टर बना वो एक्स डैश माइनस एक्स नॉट है। इसी तरह से जिन दो टर्म्स में से हमारे पास बी कॉमन आ रहा था उनमें से हमने बी कॉमन ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब हमें पता है कि ए बी जो है उन दोनों का जीसीडी डी है, तो ए क्या होगा, ए को हम जीसीडी के मल्टीपल में लिख सकते हैं, इंटीजर मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसी तरह से बी को भी उसके जीसीडी के इंटीग्रल मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर बी जो है वो हमारे पास क्या है, जीसीडी टाइम्स सम नंबर लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर आपके पास 2 और 4 हो, उन दोनों का जीसीडी आपको पता है 2 है, तो 4 को हम जीसीडी टाइम्स 2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये भी आपके पास नंबर थ्योरी के रिजल्ट्स हैं, तो हमने लिख दिया ए और बी जो है वो जीसीडी टाइम्स सम इंटीजर आएंगे, ए इज इक्वल टू बी डी यू और बी इज इक्वल टू डी वी, जहाँ पे यू और बी आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, इन दोनों का जीसीडी 1 है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें ए और बी की प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यूज रिप्लेस कर दी और ए की जगह पे डी यू आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया, डी वी आ गया। अगर आप इक्वेशन की दोनों साइड्स पे देखें, डी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो डेफिनेटली आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमने दोनों तरफ से डी को जो है वो कैंसल आउट कर दिया। लेफ्ट साइड पे जो बचा वो ये था, u इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी इंटू वाई नॉट माइनस वाई डैश। यहाँ पे अगर हम फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करें या फिर क्वेश्चन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो वो क्या आएगी, u जो है वो हमारे पास किसको डिवाइड करेगा, इस पूरी राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। आप ये भी तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि यहाँ पे v भी तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि v जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन टाइम लिखा हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं v जो है वो इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है। तो हम दो केसेस लेके चलेंगे। पहले हम ये कह लेते हैं कि u जो है वो क्या कर रहा है, इस पूरी राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है। तो हमने लिख दिया कि सो u डिवाइड्स v इंटू वाई नॉट माइनस वाई डैश। u इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी हमने ऊपर सपोज किया था कि u और v क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है। और हमें ये पता है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो वो पहले नंबर b को डिवाइड करेगा या फिर वो सेकेंड नंबर c को डिवाइड करेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में से जिन दो के प्रोडक्ट को वो डिवाइड करता है, अगर वो नंबर जो है उन दोनों में से किसी एक के साथ रिलेटिवली प्राइम हो जाता है तो वो डेफिनेटली दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। इसलिए हमने कहा कि बट u v जो है उनका जीसीडी 1 है, सो u किसको डिवाइड करेगा, y नॉट माइनस वाई डैश को डिवाइड करेगा। यहाँ पे अगेन हम फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो जो डिविडेंड है वो हमारे पास कुछ क्वेश्चन टाइम्स डिवाइजर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया y नॉट माइनस वाई डैश इज इक्वल टू यू टी। टी किससे बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली ये इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू वाई नॉट को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, y नॉट माइनस यू टी। वाई डैश को राइट हैंड साइड पे लेके गए और यू टी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, क्योंकि हमें पता है कि u डैश एक्स डैश और y डैश कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें u और t आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास u की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। u की वैल्यू क्या थी, हमने कहा था कि a इज इक्वल टू सम डी यू है। ये जहाँ पे हमने ये कहा था कि d जो है a और b की जीसीडी है, अगर d जो है वो a और b की जीसीडी है तो इन एलिमेंट्स को जो है वो हम जीसीडी के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो a आ गया, a इज इक्वल टू सम डी यू, और इस इक्वेशन से हम किसकी u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, u इज इक्वल टू a ओवर d। इसी तरह से इस इक्वेशन से हम v की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू b ओवर d। ये दोनों वैल्यूज हम नेक्स्ट यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है हमने इसको इक्वेट भी करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया और u की जगह पे हमने a ओवर d रिप्लेस किया, तो y डैश इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस a ओवर d t आ गया। t किससे बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और u की जो है वो हमने ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट की थी, दैट इज a ओवर d।
अब नेक्स्ट देखें, अब हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या था, जिस तरह से ऊपर हमने ये डिस्कस किया था कि जब u जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर u इस पूरे को डिवाइड कर रहा है तो हम इस इक्वेशन से ये भी तो कंक्लूड करते हैं ना कि v जो है वो पूरे लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। अब हम पहले अभी हमने जो है वो u जो है वो डिवाइड करने वाला केस स्टडी किया था। अभी हम फर्स्ट केस देखेंगे कि v अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो क्या उसका जनरल सोल्यूशन आएगा। इफ v डिवाइड्स u इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट, अगेन हम ये यूज करने जा रहे हैं कि v और u क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है, इन दोनों का जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है। अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है तो अगेन नंबर थ्योरी का बेसिक रिजल्ट है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है जिनमें से एक के साथ वो रिलेटिवली प्राइम है तो वो डेफिनेटली दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा। तो हमने कह दिया सो v डिवाइड्स एक्स डैश माइनस एक्स नॉट। अगेन डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे या फिर फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ गया एक्स डैश माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी टी। इसको अरेंज किया, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट को जो है वो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। और ऊपर हमने कहा था b जो है वो हमारे पास d इंटू वी है। d क्या है, जीसीडी है हमारे पास a और b का, इसमें से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज b ओवर d। और इसको इस इक्वेशन x डैश में हम रिप्लेस कर देंगे, x डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस b ओवर d t। और इस तरह से अगर आपके पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके हम जनरल सोल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एक दफ़ा हम b ओवर डी कर लेंगे और सेकेंड टाइम जो है वो माइनस a ओवर डी कर लेंगे, और t जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी इंटीजर है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एप्लीकेशन है किसकी, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन की। ये हमारे पास एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ की बहुत सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है, बहुत सी डेली प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स की टर्म्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। अगर हम फ्रूट्स वगैरह बाय करने जाएँ, परचेज करने जाएँ या कोई भी और ग्रॉसरी करने जाएँ, अगर आपके पास फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं लेकिन आपने उस अमाउंट में स्पेसिफिक क्वान्टिटी जो है हर कमोडिटी की बाय करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये देखें, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे a और a b c जो है ये हमारे पास गिवन होंगे, x और y जो है ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, इनकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और सेकंड क्या कंडीशन थी, पहले हमने ये देखना है कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अगर करेगा तो x और y आएंगे। और इसके लिए क्या था कि जीसीडी हमने इन दोनों नंबर्स का कैलकुलेट करना है, अगर वो c को दैट इज राइट हैंड साइड अगर वो उसको डिवाइड करता है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो नंबर्स का हम जीसीडी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले तो हमारे पास छोटे नंबर्स होते थे, विद एग्जांपल हम कर लेते हैं। जीसीडी आपने कैलकुलेट करना है बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन के थ्रू हमने जीसीडी कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन हो 2 और 6, इनका जीसीडी देखें 2 3 टाइम्स आके हमारे पास 0 आ जाता है, तो इस तरह से इनका जीसीडी क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, हम कोई ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो कंप्लीट डिवाइड ना हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। 10 भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हम 11 ले लेते हैं, छोटे नंबर्स ले रहे हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमने 11 ले लिया, 2 5 द 10, रिमाइंडर क्या रह गया, हमारे पास 1 रह गया। अब जो रिमाइंडर रह जाता है उसको हम डिवाइजर कंसिडर करते हैं, जो पहले वाला डिवाइजर होता है उसको हम डिविडेंड लेके मीन्स उसको अंदर रख के बाहर वाले से डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि 1 2 टाइम्स करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। जहाँ पे भी 0 आएगा वो वाला जो हमारे पास डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा, जीसीडी कहलाएगा। ठीक है, ये डिवीजन मेथड है जीसीडी कैलकुलेट करने का, आप इसको लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट करें क्योंकि इसके थ्रू आपके लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है कि 1166 को हमने 256 से डिवाइड किया, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई कोशेंट आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोशेंट यहाँ पे अगर आपका 4 आता है तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमने डिवाइजर बाद में कंसिडर करना है, डिवाइजर उसको कंसिडर करेंगे। और जो आपके पास पहला
डिवाइजर है उसको हम डिविडेंड कंसीडर करके उसको अगेन डिवाइड करेंगे। इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर आप 1166 की बात करें तो इसको जब 256 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4 टाइम्स हमारे पास आएगा। जिस तरह से हमने 11 को डिवाइड किया था 2 पे तो ये 5 टाइम्स आया था और बाद में 1 आ गया था और 1 को हमने डिवाइजर कंसीडर किया, रिमाइंडर को डिवाइजर कंसीडर किया। जो पहले वाला डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड रखा और अगेन डिवीजन की। तो यहाँ पे देखें 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रिमाइंडर और क्वोशिएंट फॉर्म में हमने लिखना है। 2 को हम लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 0, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। और 2 से जो है वो हम फर्दर रिवर्स स्टेप सारे करके हम किस तक पहुंचेंगे, ए और बी तक पहुंचेंगे, दैट इज 11 और 2। 11 और 2 को कंटेन करने वाला हम एक लीनियर रिलेशन लिखेंगे जिससे हमें 11 और 2 का आइडिया हो जाए। और जब 11 और 2 जो हैं वो ए और बी का रोल प्ले करेंगे तो उनके अलावा जो भी हमारे पास दोनों के कॉम्बिनेशन में नंबर्स आएंगे वो डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो 11 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 11 को जब 2 पे डिवाइड किया है, 11 को 2 पे डिवाइड किया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। 2 क्या, 11 को हमने b अगर कह दिया और 2 को a कह दिया तो ये क्वोशिएंट टाइम्स प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से हम 1 को भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि इसमें आपको थ्रू डिवीजन मेथड क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने 1166 को जो है वो 4 टाइम्स 256 लिखा प्लस 142। ये किस तरह से आया, 1166 को 256 पे डिवाइड किया तो ये कुछ 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 142 आएगा। इसको क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म में हमने इस तरह से लिख लिया। अगेन हमने क्या करना है, 142 जो कि रिमाइंडर आया उसको हमने डिवाइजर कंसिडर करना है। 256 जो पहला डिवाइजर था उसको अंदर रख के 142 पे अगेन डिवाइड करेंगे और इसी तरह से ये प्रोसीजर चलता जाएगा टिल हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। और इसी तरह से हमने बाकी 256 के लिए अगेन हमने कॉम्बिनेशन लिख लिया, क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म इसकी लिख ली और ये करते करते एट द एंड हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया उससे जो पिछली वाली टर्म है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम देना है, दैट इज पेनल्टीमेट रिमाइंडर। पेनल्टीमेट रिमाइंडर क्या है, 0 रिमाइंडर से पिछले वाला जो रिमाइंडर आता है उसको हम पेनल्टीमेट रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म में सारे के सारे नंबर्स लिख लिए, सारे के सारे डिविडेंड्स को क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म में लिख लिए। जिस तरह से हम अगेन ये बेसिक एग्जांपल देखने हैं कि 11 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 5 टाइम्स 10 और बाकी 1 रह जाता है और ये फिर 2 टाइम्स 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 आया तो इसका जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो डिवाइजर जो है रिमाइंडर 0 देगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, जीसीडी कहलाएगा। और उससे पिछले वाला जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास पेनल्टीमेट रिमाइंडर होगा, तो 2 को हमने पेनल्टीमेट रिमाइंडर कह दिया। अब देखें 2 को जो है वो हम रिवर्स प्रोसीजर के थ्रू 2 को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसीजर के थ्रू लिख सकते हैं। 2 इज इक्वल टू 114 माइनस 4 टाइम्स इंटू 28। अगेन 28 को हमने रिवर्स प्रोसीजर करके ऊपर वाला जो हमने डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म्स लिखी थी, रिवर्स प्रोसीजर हमने किया और अगेन इसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते लिखते यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है, ए और बी जो है वो आपने उनको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना ताकि आपको जो है वो करेक्ट आपका सोल्यूशन आ सके। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, दैट इज एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए यहाँ पे हमारे पास 256 है और एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 41 आ गई, क्योंकि 256 के साथ 41 है तो कंपेयर करने से एक्स इज इक्वल टू 41 आ गया। बी हमें पता है 1166 था और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो वाई इज इक्वल टू -9। क्लियर है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक सोल्यूशन आ गया आपके पास। इसी तरह से इसके बाकी सॉल्यूशंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो जनरल फॉर्म है अब वो हम यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अगर एक सोल्यूशन x नॉट y नॉट आ जाता है तो इसके रिमेनिंग जो सॉल्यूशंस होंगे उनको हम ये फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी, इसमें x नॉट जो है वो हम 41 कंसिडर करेंगे और y नॉट जो है वो -9 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक सोल्यूशन इसके आ गए हैं। ठीक है, हमने लिख दिया x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी और सेकेंड जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए ओवर डी टी।
अब एक्स नॉट जो है वो आपको पता है ये 41 है। इसी तरह से वाई नॉट की भी ये स्पेसिफिक वैल्यू है। बी और डी हमारे पास बी और ए और बी गिवन है और इनका जो जीसीडी है वो हम कैलकुलेट कर अभी हमने कैलकुलेट किया कि